तो मेरे भाई लोग फाइनली यूरो खत्म हो चुका है। फाइनली हम लोग एक गजब का फाइनल देखे और पिछले एक महीने से जो बैक टू बैक रात जग जग के हम लोग यूरो देख रहे थे। बहुत सारे लोग तो कोपा अमेरिका भी फॉलो कर रहे थे। जो दोनों चीज़ फॉलो कर रहे थे उसको भाई सैल्यूट भैया। मैंने कोपा अमेरिका फॉलो नहीं किया, एक भी मैच देखा नहीं, लेकिन जो किए हो वो भैया ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जितने सारे फैंस हैं उनको भैया सैल्यूट। एंड पिछले एक महीने में बैक टू बैक मैचेस देख के जो स्लीपिंग शेड्यूल का हम लोगों ने माँ बहने किया है उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप 2-3 दिन हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा। कल के मैच के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक महीने में जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस हम लोगों ने देखा, एक्साइटिंग मैचेस देखा, थोड़ा बोर्डिंग फुटबॉल भी देखा हम लोगों ने, कैरेक्टर देखा, फाइट देखा, अंडरडॉग स्टोरी वगैरह देखे। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आया। एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट हम लोगों को जो कल फाइनल देखने को मिला वो भी काफ़ी अच्छा था। देखो एक तरफ पे स्पेन था, स्पेन थोड़ा अंडरडॉग ही था क्योंकि स्पेन को उतना कुछ प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, क्योंकि बट अब आपको पता है स्पेन में उस तरीके से बड़ा नाम बोले या फिर सेटल टीम उनके पास नहीं था। स्क्वाड काफ़ी नया था, स्क्वाड काफ़ी यंग था, तो कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं था। निको विलियम्स बताओ, यामाल बताओ, मुराता बताओ, सारे एक्साइटिंग प्लेयर है, लेकिन ज़्यादा उम्र के भी नहीं है एंड ज़्यादा दिन से वो एक साथ मिलके खेले भी नहीं है। फैबियन रूइज बताओ, रॉड्री है, बड़ा नाम रॉड्री कारवाल है, लेकिन नोडमान बताओ या फिर लापोर्ट बताओ या फिर फैबियन रूइज बताओ, ये सारे बड़े नाम या फिर 2-3 सीजन में इनका उतना मोमेंटम नहीं था। और दूसरी तरफ था इंग्लैंड। बट अभी आप जानते हो पिछले 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यूरो का फाइनल, 2 बार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तो इंग्लैंड से तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छा था यूरो में। लेकिन यूरो शुरू होने के बाद भैया मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। कल की अगर फाइनल की बात करें, फाइनल में भैया फेवरेट थे स्पेन, क्योंकि यूरो में जो स्पेन ने अपना फुटबॉल दिखाया, अपना एक्टिव फुटबॉल बताओ या फिर पॉजिटिव फुटबॉल बताओ, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन भी किया है एंड अच्छा फुटबॉल देखने को हम लोग को मिला। लेकिन दूसरी तरफ साउथगेट बताओ या फिर साउथगेट बॉल या फिर इंग्लैंड का जो फुटबॉल है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा पैसिव फुटबॉल देखने को मिला। एंड इंग्लैंड का फैन ज़्यादा होते नहीं है, आप लोगों को पता है। इंग्लैंड का मीडिया बताओ या फिर इंग्लिश फैन बताओ, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर इंग्लैंड का भी फैन भी है तो उनका तो एक्सपेक्टेशन था, बट ऑब्वियस जो भी हो, पैसिव फुटबॉल, साउथगेट बॉल, कुछ भी हो, लेकिन इंग्लैंड के पास जो क्वालिटी है उनके बेंच में, उनके स्क्वाड में, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बैक टू बैक वो 3 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल खेले, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस तो काम आता है। तो एक्सपेक्टेशन था कि इंग्लैंड फाइनल में कुछ जलवा दिखाएगा। और स्पेन के पास भी एक्सपेक्टेशन था कि हम लोगों का जो टूर्नामेंट गया है, मोमेंटम हमारे पास है, फॉर्म हमारे पास है, लोगों के पास टेम्परमेंट है, लोगों के पास मोमेंटम है, वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो फाइनल एक हाई वोल्टेज फाइनल का एक्सपेक्टेशन था और वही हुआ। देखो फाइनल के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मेरे को पता है आप सारे लोग फाइनल देखे हो, बहुत सारे लोग 2-3 बार करके हाईलाइट भी देख चुके हो, लेकिन 2-3 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कल के मैच में इंपॉर्टेंट था। पहला पॉइंट है कि भैया इंग्लैंड के पास तो क्वालिटी भर भर के है, लेकिन स्पेन का या फिर इंग्लैंड का कल का जो मैच हुआ वहाँ पे इंग्लैंड हारा कहाँ पे? बट ऑब्वियस मिडफील्ड पे। हम लोग लाइव सेशन में बात किए थे 2 दिन पहले कि मिडफील्ड का बैटल इंग्लैंड को जीतना पड़ेगा। एंड मिडफील्ड में इंग्लैंड के पास क्वालिटी नहीं है, भर भर की क्वालिटी है। डेक्लन राइस भैया आपका कॉस्टलीस्ट आपका मिडफील्डर है, आर्सेनल से खेलता है, 100 मिलियन से बंदे का ट्रांसफर हुआ था पिछले विंडो में। लेकिन डेक्लन राइस का कल बहुत ही गंदा गेम था मेरे भाई। डेक्लन राइस से मैं बिल्डअप करने की या फिर मिडफील्ड का कंट्रोल बताओ या फिर स्विचेस बताओ या फिर डायगोनल बॉल बताओ या फिर फॉरवर्ड पास बताओ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेक्लन राइस से अटैक शुरू होगा, लेकिन डेक्लन राइस का कल मेरे को दिखाई नहीं। साइडवेज पास कर रहा है बंदा, बैक पास कर रहा है बंदा। डेक्लन राइस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था बहुत ही गंदा था। उस तरीके से मिडफील्ड का बैटल भाई इंग्लैंड हार रहे थे। कोबी मैनो का भी कल अच्छा मैच नहीं था। अगर एग्जाम्पल दो, इंग्लैंड का जो मिडफील्डर्स है उनका पासिंग एक्यूरेसी 78% सिर्फ पासिंग एक्यूरेसी था डेक्लन राइस का। कोबी मैनो का पासिंग एक्यूरेसी था 72%। तो आप जान पा रहे हो कि इंग्लैंड का जो प्रेस है, फैबियन रूइज बताओ, रॉड्री बताओ या फिर ऑल्मो बताओ या फिर निको विलियम्स या फिर यामाल, सारे लोग जो प्रेस कर रहे थे बहुत ही खतरनाक एंड कॉम्पैक्ट एंड वेल डायरेक्टेड प्रेस कर रहे थे और इंग्लैंड मिडफील्ड में कभी सेटल हुआ ही नहीं। उसके बाद एरियल बॉल बोलो, ग्राउंड डुअल बोलो, कुछ भी जीता ही नहीं। तो मिडफील्ड का बैटल बहुत बुरी तरीके से हारता है कल इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हाफ टाइम के बाद रॉड्री हो जाता है इंजर्ड, उसके बाद आता है जुआमेंडी। तो हमें लगा था कि रॉड्री चला गया। आप जानते हो रॉड्री बेस्ट डिफेंस मिडफील्डर, स्पेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो रॉड्री आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड थोड़ा बहुत शायद मिडफील्ड में कंट्रोल करेगा। फिल फोडेन बताओ, जूड बेलिंगम बताओ या फिर डेक्लन राइस थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अगर आपका बेस्ट प्लेयर मतलब ओपोनेंट का बेस्ट प्लेयर ओपोनेंट के पास नहीं है, फिर भी आप मिडफील्ड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो भैया आप रहन दो, तो भैया आपसे नहीं होगा। तो कोबी मैनो का बहुत ही गंदा गेम था, कोबी मैनो को सब्स्टिट्यूट किया गया एंड डेक्लन राइस को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हो आउट एंड वाइट कोई डिफेंस मिडफील्डर साउथगेट के पास नहीं है। साउथगेट के पास अपना केल्विन फिलिप्स तो नहीं है। डिफेंस लाइन में जितने सारे लोग थे, काइल वॉकर का बहुत ही बढ़िया गेम था, मार्क गुई का भी अच्छा गेम था, जॉन स्टोन्स का भी अच्छा गेम था। लेकिन पहला गोल जो है वो डिफेंसिव हाउलर से आया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिफेंस खुल गया, यमाल को वहां पे घुसने का मौका मिलता है और बंदा कटबैक करके निको विलियम्स को असिस्ट दे देता है। निको विलियम्स आराम से गोल दे देता है। यमाल को और भी 2-3 मौके मिले थे, पिकफोर्ड ने भैया बचाया, नहीं तो ये 2-1 नहीं होता मेरे भाई, 3-1 4-1 भी हो सकता था। यमाल ने बहुत गंदे चांसेस मिस किए, बंदा 2 1-1 चांसेस मिस किए। वो यमाल का मिस बोल सकते हो या फिर पिकफोर्ड का सेव
बोल सकते हो, लेकिन टोटल मामला ये है कि इंग्लैंड और भी 2 गोल आराम से खा सकता था। उसके बाद अगर जूड बेलिंगम की बात करें, जूड बेलिंगम को आप लेफ्ट मिडफील्डर खिला रहे हो, वहाँ पे जूड बेलिंगम कितना इफेक्टिव है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। फोडेन का पिछले 2 मैच में मेरे को इफेक्टिव लगा, क्योंकि फोडेन को लेफ्ट विंगर से नंबर 10 पे शिफ्ट किया साउथगेट। आप जानते हो फिल फोडेन का बेस्ट गेम निकलता है नंबर 10 पे। मैटर क्या करता है ना, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो साउथगेट को मिला ही नहीं। राइट विंग साइड पे साका थे, साका का भी हियर एंड देयर अच्छा गेम था, लेकिन उसके ऊपर मैं एक और प्लेयर का बात करने जा रहा हूं, दैट इज मिस्टर हैरी केन। बहुत सारे लोग बोलेंगे हैरी केन का कर्ज वगैरह है, देखो कर्ज वगैरह की बात तो मैं नहीं जानता हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन कर्ज को अगर साइड में रखते हैं ना, हैरी केन का बहुत गंदा गेम था भाई। हैरी केन आप इस जनरेशन का बेस्ट स्ट्राइकर हो, लोग बोलते हैं, बट अब स्टैट भी बोलता है आप हो, वी रेस्पेक्ट हैरी केन, आप जानते हो हैरी केन क्या करता है। लेकिन 60 मिनट के बाद अगर कैप्टन को या फिर मेन प्लेयर को अगर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो आप जान ही पा रहे हो मेरे भाई हैरी केन का कितना गंदा गेम था। 60 मिनट तक भैया हैरी केन मेरे को दिखा ही नहीं, बंदे का क्या रोल था मेरे को पता नहीं। ये हैरी केन का प्रॉब्लम है, या फिर मैं जो वो क्वेश्चन है डिक्लन राइस का, वो डिक्लन राइस का प्रॉब्लम है, या फिर सिस्टम का प्रॉब्लम है, या फिर साउथगेट का प्रॉब्लम है, मेरे को पता नहीं मेरे भाई अंदर क्या चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम है मेरे को 60 मिनट तक हैरी केन दिखा नहीं। बॉक्स में हैरी केन का अराइवल बताओ, ड्रॉप करके थोड़ा क्रिएटिविटी बताओ, या फिर विंगर्स को स्पेस प्रोवाइड करना बताओ। हैरी केन से भैया कुछ हो ही नहीं पा रहा था। 60 मिनट के बाद फाइनली जब ओले वाटकिंस आया, तब मेरे को दिखा भाई एक नंबर 9 है बॉक्स में अराइव करने के लिए, या फिर थर्ड मैन रन निकालने के लिए, या फिर हेडर के लिए, या फिर काउंटर अटैक के लिए कोई नंबर 9 है। जब तक हैरी केन था तब तक तो भैया पूरा डेड फुटबॉल था। लेकिन उसके बाद ओले वाटकिंस आया, मैंने बताया इंग्लैंड के पास क्वालिटी भर भर के कहीं से भी गोल आ सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट आया ओले वाटकिंस, या फिर उसके बाद कोल पाल्मर आया, जूड बेलिंगम का एक शानदार बैक हिल था, कोल पाल्मर ने मक्खन फिनिश किया, वहाँ पे भैया 1-1 का ड्रॉ हो गया। और फिर से हम लोग सोचे थे इंग्लैंड के पास जो क्लास है कि उनके प्लेयर वर्ल्ड स्कोर करते, जूड बेलिंगम का बाइसाइकिल बताओ, या फिर बुकायो साका का कर्ल बताओ, उसके बाद ओली वाटकिंस का नैरो एंगल से फिनिश बताओ, उसके बाद कल कोल पाल्मर ने बैंगर मार दिया। तो हमें लगा था कि कुछ हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जा सकता है। लेकिन भैया स्पेन का प्लान अलग था कि भैया हमें एक्स्ट्रा टाइम में नहीं जाना है। एक बहुत ही बढ़िया मार्क कुकरेया का असिस्ट आता है, और वेट जबाल बहुत ही बढ़िया एक फिनिश करता है, एक पूचर वाला फिनिश करता है, और स्पेन को 4th टाइम यूरो जिता देता है। आप जानते हो कि स्पेन का एक अलग लेवल का डोमिनेशन था 2008, 2010, 2012। जो मेरे जैसे फैन उस टाइम पे स्पेन को देखे थे, स्पेन का दबदबा बताओ, ये बार स्पेन का डोमिनेशन बताओ, अलग लेवल का था। लेकिन ये स्पेन अलग था, इस स्पेन में उतना क्वालिटी नहीं है, इस स्पेन में उतना डेप्थ नहीं है, इस स्पेन में उतना बड़े नाम नहीं है। लेकिन जो यंग प्लेयर से जो स्टेप इन किए बड़े मैच में, वो काबिले तारीफ है। उनके पास भैया जूड बेलिंगम या फिर लियोनेल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनके पास 11 खिलाड़ी है, और 11 खिलाड़ी इंडिविजुअल नहीं एज अ टीम तरीके से खेले, और पूरा यूरो कैंपेन वो लोग डोमिनेट किए, लोगों को मनोरंजन भी किए, एक अटैकिंग फुटबॉल खेले, लोगों का दिल भी जीता। बोला जाता है ना कि विनिंग द हार्ट नॉट विनिंग द ट्रॉफी, वो हार्ट भी विन किए और ट्रॉफी भी विन करते, बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको सरप्राइज करते हुए वो 4th टाइम अपना यूरो जीत जाते हैं। गारंटी जो जितने सारे लोग प्रेडिक्शन किए थे, वो गारंटी स्पेन को भैया प्रेडिक्ट नहीं किए थे। अगर आप स्पेन का फैन नहीं हो तो गारंटी आप स्पेन को प्रेडिक्ट नहीं किए थे। जर्मनी फेवरेट था, फ्रांस फेवरेट था, इंग्लैंड फेवरेट था, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए स्पेन यहाँ से यूरो जीत लेता है। यमाल बनता है हमारा बेस्ट यंग प्लेयर इन यूरो, एंड रॉड्री को मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ऑल्दो इंडिविजुअल अवार्ड उतना मैटर नहीं करता जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते, ट्रॉफी जीतने के बाद ये अवार्ड मैटर करता है। बट ऑब्वियस कांग्रेचुलेशन टू स्पेन। अब देखते, और इंग्लैंड का जो कर्ज है, इंग्लैंड का जो इट्स कमिंग होम का नारा है, तब देखना पड़ेगा ये नारा कब खत्म होगा। आने वाले वर्ल्ड कप में भी साउथगेट को एक्सटेंड कर चुका है। अब इस तरीके से फुटबॉल खिलाएगा साउथगेट, तो मेरे को नहीं लगता है आने वाले वर्ल्ड कप में भी साउथगेट इट्स कमिंग होम को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब देखते हैं आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस होगा। अभी तो ये चीज़ बहुत दूर है, अभी अब ट्रांसफर मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे, क्लब फुटबॉल शुरू होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।